बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी लेक्चर ये है हमारा। इसमें आज हम देखेंगे फाउंडर्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं, या उसको हिस्ट्री भी कहा जा सकता है कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जिन लोगों के काम ने अपना कंट्रीब्यूट किया या जिस इन्फ्लुएंस किया है इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को, उनको हमने देखा था। आज फाउंडर्स देखेंगे जिन्होंने बेसिकली इसको बनाया है या डेवलप किया है। जो फाउंडर्स की बात की जाए तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं इन्होंने क्या काम किया था। मैक्स वर्दाइमर वाज बोर्न इन प्रैग एंड अटेंडेड लोकल स्कूल्स अंटिल एज 18। प्रैग में पैदा हुए थे, वहां पर यूनिवर्सिटी प्रैग में ही अपनी स्टडी उन्होंने की, लॉ में की थी। चेंज हिज मेजर टू फिलोसफी, बाद में फिलोसफी में आ गए। और जो एरन फेल्स है ना, उनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, इनके काम के बारे में, इनके लेक्चर किया। ठीक है। और साइकोलॉजी और फिलोसफी में काम करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में चले गए। अच्छा, उसके बाद ही अर्न्ड हिज डॉक्टरेट पीएचडी इन्होंने 1904 में की थी। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सबर्ग में अंडर द ऑसवाल्ड कल्प, इनके अंडर की थी इन्होंने पीएचडी। अच्छा, ही सेटल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट टू लेक्चर एंड कंडक्ट रिसर्च, रिसीविंग अ प्रोफेसरशिप। बाद में ये लेक्चर देते रहे उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, और प्रोफेसरशिप इनको मिली 1929 में। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ही डिड मिलिट्री रिसर्च ऑन द लिसनिंग डिवाइसेस फॉर सबमरीन्स एंड हार्बर फोर्टिफिकेशंस। अब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्होंने काम किया था कि जो सबमरीन की आवाज होती है ना, लिसनिंग डिवाइसेस फॉर सबमरीन, सबमरीन के लिए डिवाइसेस पर काम किया था। मतलब कि जो वो किले बने होते हैं साहिल पर, या साहिल पर जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने काम किया था, उनको डिटेक्ट करने के। ड्यूरिंग द 1920s एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, वर्दाइमर कैरिड आउट सम ऑफ हिज मोस्ट प्रोडक्टिव वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। 20th सेंचुरी में इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर काम किया। One student recalled that the walls of Werdheimer's office were painted bright red. ये इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों के समझने की। एक स्टूडेंट का कहना था कि उसका जो कमरा था ना, उसकी दीवारें थी ब्राइट रेड कलर की। अच्छा, वर्दाइमर अपेरेंटली फाउंड ब्राइट कलर्स स्टिमुलेटिंग। इसका मानना था कि जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, वो स्टिमुलेटिंग होते हैं, वो हमें तहरीक देते हैं, वो हमें मोटिवेशन देते हैं, या वो आप कह सकते हैं कि हमें एक्टिव कर देते हैं। He felt that if the walls of a room are grey or light green or some kind of dull color, अगर इस तरह के कलर्स होंगे ना हमारे रूम के दीवारों के, one does not work as well as if they are painted in an exciting color such as red. वो कहते हैं कि वो फिर क्या है, सही तरीके से क्या काम नहीं कर सकेगा। ठीक है। सही तरीके से मतलब कि काम नहीं कर सकेगा अगर इस तरह के कलर होंगे उसको, उसके दीवारों के। ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमें कलर्स कैसे रखने चाहिए। वर्दाइमर्स लेक्चर्स स्टाइल वाज आल्सो स्टिमुलेटिंग। उसका जो स्टाइल था वो भी तहरीक देने वाला था। एंड हिज इमेजरी क्वाइट विविड, और उसकी जो इमेजिनेशन थी वो भी मतलब कि एक्टिव थी। सम स्टूडेंट्स फाउंड दिस इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग बच्चे तो उसको, कुछ स्टूडेंट तो अच्छे से समझ लेते थे, कुछ लोगों के लिए वो कंफ्यूजिंग होती थी। यानी कि कुछ लोगों के लिए तो आसान थी, कुछ लोगों के लिए वो चीज हाई लेवल की थी जो उसका लिखने का स्टाइल था। अच्छा, उसके बाद एन अदर स्टूडेंट कैप्टिवेटेड बाय द प्रोफेसर पैशन zeal एंड कन्विक्शंस बिलीव्ड एट द फर्स्ट दैट फ्यू ऑफ देम न्यू व्हाट वर्दाइमर्स वाज टॉकिंग अबाउट। एक और स्टूडेंट जो है वो मतलब उनके पैशन से, उनके जोश से, उनकी जो कन्विक्शन उससे मुतासिर थे, और वो उनको ये यकीन था या वो ये समझते थे कि बहुत कम लोग हैं जो उनके काम को समझते हैं कि में वो बात क्या कर रहे हैं, यानी कि वो लिख क्या रहे हैं या कहना क्या चाह रहे हैं। इट टुक मी अबाउट हाफ अ ईयर गोइंग ऑन। वो कहता कि मैंने मतलब कि इट टुक मी अबाउट हाफ अ ईयर, यानी कि वो कहता मुझे हाफ ईयर मतलब कि उसके काम को समझने में लग गया। वेन वी डिड कैच ऑन, जब उसको समझा, वे वर डिलाइटेड, हम मतलब खुश हो जाते थे। आवर होल लिव्स चेंज्ड, हमारी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती थी, तब्दील हो जाती थी। यानी कि उनका काम इस तरह का था, उनकी राइटिंग्स ऐसी थी। आवर होल आउटलुक ऑन लाइफ चेंज्ड,
हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया चेंज हो जाता था। ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग बिकेम कलरफुल एंड लिवली एंड हैड मीनिंग। अचानक तमाम चीजों में, जिंदगी में एक मीनिंग नजर आता था, एक कलरफुल चीज नजर, यानी कि कलरफुल लगती थी लाइफ, मीनिंग नजर आता था। अच्छा, उसके बाद दिस दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स लाइफ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली एट द एज ऑफ 22 शी मैरिड। एक और स्टूडेंट की जिंदगी चेंज हुई, यानी कि वो मुतासिर उनके काम से 22 साल की एज में उन्होंने अपने मतलब 43 साल 43 ईयर्स ओल्ड जो प्रोफेसर थे उससे शादी की। डिस्पाइट हिज वार्निंग अबाउट, उन्होंने उसको एक वार्निंग भी दी थी कि मेरा जो अगर मेरे से शादी करनी है तो इस चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा कि मैं बहुत पैशनेट हूं अपने काम को लेके और मैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहता हूं। In 1921, Wertheimer, Kafka, Kohler, assisted by Kurt Goldstein and Hans Grohl, founded the Journal of Psychological Research। मतलब बाद में इन्होंने इनके साथ काम किया और एक जर्नल बनाया जिसका नाम था साइकोलॉजिकल रिसर्च, विच बिकेम द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और बेसिकली यही ऑफिशियल पब्लिकेशन थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की 1921। द नाजी गवर्नमेंट सस्पेंडेड इट्स प्रिंटिंग। बाद में जो नाजी गवर्नमेंट थी उन्होंने सस्पेंड करती थी, इसको पब्लिश करने से रोक दिया था। बाद में 1949 में दोबारा से इसको रिज्यूम कर दिया गया। वर्दाइमन वाज अमंग द फर्स्ट ग्रुप ऑफ रेफ्यूजीज। ये पहला बंदा था जो मतलब कि जंग से बच के निकल के फरार होकर न्यूयॉर्क पहुंचा था 1933 में। ही बिकेम एसोसिएटेड विद द न्यूयॉर्क स्कूल फॉर सोशल। बाद में यहाँ पर अटैच हो गया और 10 साल यहाँ पर रहा। ठीक है। अच्छा, ऑल्दो हिज इयर्स इन अमेरिका वाज प्रोडक्टिव। उसके जो उसने जो टाइम गुजारा था अमेरिका के अंदर वो बहुत ही प्रोडक्टिव था, लेकिन वो आसान नहीं था उसके लिए। उसका कल्चर और लैंग्वेज ने उसको डिफिकल्टी फेस करना, मतलब डिफिकल्ट फेस किया उसने। In 1994, more than 60 years after the Gestalt psychologist fled Germany, the University of Frankfurt established the Max Wertheimer's lecture series। उसके मरने के साथ मतलब कि उसके जर्मनी से चले जाने के 60 साल बाद उन्होंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की वर्दाइमर से रिलेटेड। उसके सन ने, उसका जो बेटा था उसी ने वो लेक्चर्स डिलीवर किए वहां पर, उसी हॉल के अंदर जहां पर वो दिया करता था वैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर मेड अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द यंग साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, अब्राहम मैस्लो इससे इम्प्रेस था, यानी कि उसने इन्फ्लुएंस किया अब्राहम मैस्लो को। हु सॉ इन और द ही बिगेन टू स्टडी वर्दाइमर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसने इसकी पर्सनल लाइफ को स्टडी किया। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस ऑफ वर्दाइमर एंड अदर, मैस्लो डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वर्दाइमर की लाइफ को स्टडी करने के बाद और कुछ और लोगों की स्टडी करने के बाद उसने अपना जो कॉन्सेप्ट था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का उसको डेवलप किया और बाद में फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डेवलप किया उसने। इसके कंट्रीब्यूशंस बेसिकली 3 है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स में इसका कंट्रीब्यूशन, इसके साथ साथ 5 फिनोमेना जो इसका बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही मेजर इसकी जो डिस्कवरी है या कंट्रीब्यूशन है वो है। अब 5 फिनोमेना को देख लेते हैं इसके। द इलिस्ट्रेशन दैट टू स्टेशनरी फ्लैशिंग लाइट्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक इल्यूजन होता है बेसिकली, 5 फिनोमेना एक इल्यूजन होता है जिसके अंदर हम दो चीजों को मूव करते हुए देख रहे होते हैं या परसीव कर रहे होते हैं। वो जो चीजें होती हैं वो मूविंग नहीं होती, वो एक जगह पर खड़ी होती हैं या एक जगह पर मौजूद होती हैं, लेकिन ये हमारा इल्यूजन होता है कि हम उसको चलते हुए देख रहे होते हैं। ठीक है, मूव करते हुए देख रहे होते हैं। इसको डिटेल से समझते हैं तसल्ली से। द 5 फिनोमेना इज अ परसेप्चुअल illusion in which the appearance of a motion is created by a rapid succession of stationary objects that are presented in slightly different locations। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, रुके हुए होते हैं, डिफरेंट प्लेस पर या लोकेशंस पर मौजूद होते हैं, लेकिन हमें नजर आ रहे होते हैं इस तरह से कि जैसे वो चल रहे हैं, मूवमेंट हो रही है। दिस फिनोमेना वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर ने ये दिया था, साइकोलॉजिस्ट हु इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। द क्लासिक एग्जांपल ऑफ 5 फिनोमेना इज द परसेप्शन ऑफ मोशन इन द मूवी और एनिमेशन। इसके आप अगर एग्जांपल देखना चाहें तो आप अगर एनिमेटेड मूवी देखें या वैसे मूवीज को देखें तो ये जो हम मूवीज देख रहे होते हैं ये आपको लगता है और हमें लगता है कि ये मूवमेंट हो रही है।
ठीक है, यानी कि वहां पर हरकत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो हम मूवमेंट देख रहे होते हैं ना, वो हजारों की तादाद में पिक्चर्स चल रही होती हैं, वो एक सीक्वेंस में चल रही होती हैं पिक्चर्स, इसलिए वो एक सीक्वेंस में हमें मूवमेंट नजर आ रही होती है। इस तरह से मूवीज बनती हैं। ठीक है, उसके पीछे 5 फिनोमिना होता है। ये बहुत ही मेजर एग्जांपल है मूवीज या एनिमेशन वगैरह ना, वो 5 फिनोमिना के एग्जांपल है। और रियलिटी में है कि वो बेसिकली 5 फिनोमिना के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है, काम हो रहा होता है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उससे आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। बाकी फर्दर हम पढ़ते हैं फिर। अब ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, किसको देखिएगा। आवाज आ रही है? मुझे बताइएगा जरा। सर अभी वीडियो दिखी नहीं है, स्क्रीन ही दिख रही है। अच्छा, वीडियो नहीं नजर आ रही आपको? नहीं दिख रही सर वीडियो। दिखनी चाहिए। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा। स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ दूसरे तरीके से। अब नजर आई? जी सर आ रही है अब नजर। हम्म। अब ये देखिए पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई हैं। ठीक है, एक आदमी की पिक्चर बनी हुई है। अब देखिए, जब ये चलेगा ना, प्ले होगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये आदमी भाग रहा है। अब ये डिफरेंट पिक्चर्स डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको चलाएंगे, ठीक है, इसको प्ले करेंगे, तो ये ऐसे लगेगा कि जैसे एक बंदा भाग रहा है या एक से ज्यादा लोग भाग रहे हैं। देखिएगा। Using this effect we can get animation on disk. I took 12 frames to start with. Unfortunately the fast shutter speed of the camcorder distorts the image at high speed. So I made some pulsating lighting. Percent. अब समझ देखा ना आपने कि अब ये देखें, डिफरेंट पिक्चर्स डिफरेंट लोकेशंस पर पड़ी हैं, लेकिन ये इसको चलाया जाता है, इतनी स्पीड से चलता है, ऐसा लग रहा होता है कि बहुत सारे आदमी भाग रहे हैं। देखा ना आपने? जी जी सर, ये ऐसे फाइव लग रहा फिनोमेना था। है। ये 5 फिनोमेना है। ये हमारे हम जो डिफरेंट मूवीज देख रहे होते हैं, मूवीज ये बेसिकली इसी फिनोमेना पे बनती हैं। और इसके साथ साथ हम अपने आसपास भी देख रहे होते हैं 5 फिनोमेना को। खास तौर पर जो हमारे घर में जब लाइटिंग होती है, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ 5 फिनोमेना, जब लाइटिंग होती है शादी वगैरह के मौके पर, तो वो जो लाइटिंग आपने देखा होगा कि जो लाइट्स चल रही होती हैं, बुझ रही होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो ना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि एक लाइट बंद होती है, उससे अगले वाली चलती है, फिर वो बंद होती है, फिर उससे अगली वाली चलती है। तो वो इतनी स्पीड से चल रही होती है, हमें लगता है कि ये मूव कर रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को और देखते हैं, फिर एक दो और एग्जांपल देखते हैं आगे। 8 frames. अब ये बर्ड देखिएगा, ऐसा लगेगा जैसे बहुत से बर्ड्स उड़ रहे हैं। 10 frames. अब ये तादाद बढ़ा दी उसने। 20 frames. ठीक है, देखा आपने? ये है बेसिकली 5 फिनोमेना। जी सर, दिख गया। ये बस इतना, ये एग्जांपल आपको दिखा दिया। इसके साथ साथ वो जो मैं आपको लाइटिंग वाली बात कर रहा था, जब हमारे घर में लाइटिंग वगैरह होती है, या आपने अगर कहीं कहीं पर अगर आप शादी पे जाओ तो देखना जरूर। अब वो ऐसा होता है कि एक लाइट जलती है,
वो जब बंद होती है फिर उससे अगली बारी जलती है, वो बंद होती है फिर उससे अगली बारी जलती है। हमें लग रहा होता है कि वो मूव कर रही है, हालांकि वो मूव नहीं कर रही, एक जलती है दूसरी बुझती है, एक जलती है दूसरी बुझती है, ऐसे हो रहा होता है। ठीक है, तो ये भी 5 फिनोमेना की एक एग्जांपल है। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इसको। द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द 5 फिनोमेना इज द परसेप्शन ऑफ मोशन इन द मूवीज और एनिमेशन। जैसे अभी मैंने आपको दिखाई है, इसी तरह से मूवीज बन रही होती है, वीडियोज ऐसे ही बन रही होती हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो पीछे पिक्चर्स ही चल रही होती हैं, वो इतनी ज्यादा तादाद में चल रही होती है कि हमें लगता है कि वो एक सीक्वेंस में मूवमेंट हो रही है। व्हेन अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस आर प्रेजेंटेड इन अ क्विक सक्सेशन, जब उनको तेजी से चलाया जाता है, आवर ब्रेन परसीव्स द इमेजेस एज मूविंग। हमारा ब्रेन उनको ऐसे परसीव कर रहा है कि जैसे वो मूव कर रही है चीजें। इवन तो ईच इंडिविजुअल इमेज इज स्टेशनरी, अगरचे वो तमाम पिक्चर्स स्टेशनरी यानी कि एक जगह पर रुकी हुई होती हैं, हमने जैसा कि देखा है एग्जांपल में, वीडियो में। दिस इज बिकॉज आवर ब्रेन प्रोसेसेस द इमेजेस एज अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस। हमारा ब्रेन उसको कॉन्टिन्यूसली देख रहा, सीक्वेंस में देख रहा होता है, क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ मोशन, जिसकी वजह से वो मोशन का इल्यूजन पैदा हो रहा होता है, धोखा पैदा हो रहा होता है। द 5 फिनोमेना इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ परसेप्शन। ये बेसिकली परसेप्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ वी इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्ट द कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने आसपास कैसे अपने वर्ल्ड को, एनवायरनमेंट को समझते हैं, ठीक है, परसीव करने के बाद। इट इज ऑल्सो यूज इन द डिजाइन ऑफ विजुअल मीडिया सच एज मूवीज एनिमेशन टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ द मोशन। मतलब कि ये डिफरेंट चीजों के में इस्तेमाल हो रहा होता है। Gestalt psychology grew out of a research study conducted in 1910 by Max Wertheimer। ये वाली जो स्टडी है ना 5 फिनोमेना वाली, ये इसने 1910 में की थी। While riding on the train through Germany during his vacation। अच्छा, ये कैसे डेवलप हुआ था, ये कैसे इसको आइडिया आया था? अब ये इस चीज को समझिएगा, इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलने लगी है कि जब अल्लाह ताला ने आपको नवाजना होता है किसी चीज से, या आपने अपनी हैबिट बनाई होती है चीजों को ऑब्जर्व करने की, या आपने हैबिट बनाई होती है चीजों पर सोचने की, ठीक है, या आपने ये हैबिट बनाई होती है कि जो अनयूजुअल सी चीज है उसको नोट कर लेना, या जो हमारे आसपास रूटीन में चीजें हो रही होती हैं उसमें कुछ अनयूजुअल ढूंढ लेना, उस वक्त आप चीजों को डिस्कवर कर लेते हो। वरना ये जो लोगों ने डिस्कवरीज की हैं, ये उनको कोई आसमान से, वो कहते हैं कि वो आसमान से कोई बहुत जहीन वाला अपना माइंड नहीं लेके आए, या आप कह सकते हैं कि वो कोई आसमान से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना ब्रेन नहीं लेके आए जिन्होंने डिस्कवरीज की हैं। उन्होंने ऐसे डिस्कवरीज की है कि उन्होंने फोकस किया, ऑब्जर्व किया, परसीव किया, सोचा चीजों के ऊपर, उनको चीजें समझ आ गई, उन्होंने डिस्कवरीज कर दी। ठीक है, जैसे अब ये मैक्स वर्दाइमर हमें बताएगा। वाइल राइडिंग ऑन अ ट्रेन, वो ट्रेन पर जा रहा था जर्मनी की तरफ अपनी वेकेशंस के सिलसिले में। वर्दाइमर गोट एन आइडिया फॉर एन एक्सपेरिमेंट अबाउट सीइंग मोशन व्हेन नो एक्चुअल मोशन अकर्ड। अब वहां पर जब वो ट्रेन पर सवार था ना, उसको आइडिया आया कि यार ये वाली चीजें जब मोशन में नहीं होती तो उस वक्त मोशन में क्यों लग रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप बस पर सफर करते हैं, जब हम बाहर देखते हैं तो एक दरख्तों की लाइन जो हमें नजर आ रही होती है, ऐसे लग रहा होता है ना कि जैसे वो मूव कर रही है, लग रहा होता है ना, ऐसे ऐसा लग रहा होता है ना, दरख्तों की लाइन या लग रहा है। हाँ लग रहा होता है ना। तो इसी तरह से मे भी इसने वो बाहर वाली चीज देखी है कि यार ये चीजें मूव क्यों कर रही है, ये तो अपनी जगह पर खड़ी है लेकिन ये ऐसा क्यों लग रहा है कि मूव कर रही है। ठीक है, हमने पता नहीं कितने सफर किए अपनी जिंदगी के अंदर, आज तक हमने नोट नहीं किया, लेकिन उसने नोट कर लिया, उसने, हमने नोट किया होगा इस चीज को, लेकिन हमने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, गौर नहीं किया कि यार इसको देखना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए। उसने ये बात पकड़ ली और उसने स्टडी कर ली इस पे, और 5 फिनोमेना निकाल के बाहर रख दिया। अच्छा, abandoning his travel plans he left the train at Frankfurt। मतलब वो ट्रेन से उतर गया, वो उसको आइडिया आया ना जब, तो बेचैन हो गया, वो ट्रेन से उतर गया। परचेज्ड अ टॉय स्ट्रोबोस्कोप, उसने एक स्ट्रोबोस्कोप जो टॉय है वो खरीदा। ठीक है, एंड वेरीफाइड हिज इंसाइट इन, अब उसको इंसाइट हुई थी, ये इंसाइट इन अ प्रीलिमिनरी वे इन हिज होटल रूम, होटल के रूम में उसने इसको चला के देखा। स्ट्रोबोस्कोप फोर रनर ऑफ द मोशन पिक्चर कैमरा रैपिडली प्रोजेक्टिंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स ऑन द आई। ये वही वाला खिलौना है जो बचपन में हम देखा करते थे, जिसके अंदर ये वाले जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, उसी तरह का एक गोल कार्ड सा होता है, डिस्क होती है। ठीक है, जब हम बटन दबाते हैं तो वो तेजी से चलता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे चीजें मूव कर रही हैं। ठीक है, तो वो वाला इसने वो वाला खरीदा और देखा, तो उसने कहा यार ये वाकई इसमें कोई है।
ठीक है, तो इस तरह से फिर उसने आगे काम किया और फिर इसने कोर्ट कोफका और दूसरा जो कोहलर को लेके एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था उसने। 2 डिस्क ली थी, डिस्क लेके उसने क्या किया था, लाइट मारी थी दो, एक तरफ से लाइट मारी, लाइट उनको दिखाई और उन्होंने देखा कि थोड़े से वक्फे के बाद दिखाई तो उनको ऐसा लगा कि जैसे लाइट मतलब कि वो जो डिस्क में से ना एक्सपेरिमेंट ऐसे हुआ था, उसने ऐसे डिजाइन किया था कि वो चीजें तो स्टेशनरी थी, यानी कि एक जगह पे रुकी हुई थी, लेकिन वो मूव करती हुई नजर आई थी। तो फिर इस तरह से इसने एक्सपेरिमेंट करके अपने रिजल्ट्स निकाल के दिए थे। ठीक है, रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको ऊपर बता भी दिया और एक वीडियो भी दिखा दिया, उसी तरह के रिजल्ट सामने आए थे कि वाकई मूव कर रही होती चीजें। वर्दाइमर बिलीव दैट द फिनोमेना ही वेरीफाइड इन हिज लेबोरेटरी वाज इन इट्स वे एज एलिमेंट्री as a sensation yet obviously was different from a sensation or series of sensation। मतलब वो कहता है जो उसने देखा है ना फिनोमेना अपनी लेबोरेटरी में जो ऑब्जर्व किया है, वो जो हम चीजें देख रहे होते हैं ना या हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये एक्चुअल में जो होती हैं उनसे डिफरेंट होता है। जैसे वो होल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट्स, वही वाली बात हो रही है। ही गेव इट द नेम ऑफ 5 फिनोमेना, उसने इसको 5 फिनोमेना का नाम दे दिया। ठीक है, and how did Vardaimer explain the 5 phenomena when the psychology of the day could not वो कहता है कि जो है उसने फिर 5 फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, कैसे किया, जबकि उस वक्त चीज मतलब कि उस वक्त की जो साइकोलॉजी वो एक्सप्लेन तो नहीं करती थी या कर ही नहीं सकी। हिज आंसर वाज इंजीनियस एज हिज रिसर्च, उसका आंसर बहुत ही कमाल का था। वो कहते बहुत अच्छा उसका आंसर था। अपेरेंट मूवमेंट डिड नॉट नीड एक्सप्लेनिंग, वो कहता है कि जो अपेरेंट मूवमेंट होती है ना, जब मूवमेंट हो रही होती है, हमें नजर आ रही होती है, उसको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। ये उसका आंसर था। वो आंसर कहते बहुत कमाल था। इट एग्जिस्टेड एंड इट वाज परसीव्ड, वो कहते वो उसी तरह एग्जिस्ट करती है जैसे उसको परसीव किया जाता है। एंड कुड नॉट बी रिड्यूस टू एनीथिंग सिंपलर, उसको किसी और फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको कहता है किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, वो जैसे है वो वैसे ही है, जैसे उसको मतलब परसीव किया जाएगा। Weather published the results of his research in 1912, experimental studies of the perception of movement, an article considered to the mark the formal beginning of the Gestalt psychology school of thought। और 1912 के अंदर इसका एक वो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ, वो ही बेसिकली ऑफिशियल जो इसकी थी बिगिनिंग थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट की। ये था इसका बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट का जो 5 फिनोमेना और मैक्स वर्दाइमर का थोड़ा सा जो काम था। कोई क्वेश्चन यहां तक? नो सर, क्लियर है। ओके, फिर हम कोर्ट कोफका को भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास फाउंडर हैं गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के, वो है कोर्ट कोफका। एक्सक्यूज मी सर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आप लाइफ हिस्ट्री बताते हैं इनकी, वो ऐसा इसको टू द पॉइंट तो याद करने की जरूरत नहीं ना? नहीं, टू द पॉइंट मतलब हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है। मेजर जो चीजें जी। जो आपको लगता है जो बेसिकली साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो चीजें लाजमी आपने कर लेनी है। जैसे उसकी स्टार्ट में मैंने बताया कि उसने कब काम स्टार्ट किया गेस्टाल्ट पर, ठीक है, और ये देख जी। लेना कि उसके पीएचडी कब की थी और किस सब्जेक्ट में की थी। बस ये मोटी मोटी चीजें आपने देख लेनी, ज्यादा डीपली देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद कोर्ट कोफका बोर्न इन बर्लिन वाज द मोस्ट इन्वेंटिव ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फाउंडर्स इंटरेस्टेड इन साइंस एंड फिलोसफी। अब देखो ये मतलब कि उसको इंटरेस्ट के बारे में उसके पूछा जा सकता है। अब ये मतलब कि हमारी फील्ड से रिलेटेड है। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, बर्लिन से उसने स्टडी की है। ही स्टडीड साइकोलॉजी विद कार्ल स्टम्फ। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने किसके साथ स्टडी की है। अर्निंग हिज पीएचडी इन 1909, 1909 के अंदर इसने पीएचडी की। द फॉलोइंग ईयर ही बिगेन हिज लॉन्ग फ्रूटफुल एसोसिएशन विद वर्दाइमर एंड कोहलर। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में इन तीनों ने काम किया था। ठीक है जी, लास्ट में वो कहते हैं जो इसका फ्रूटफुल सेशन रहा या एसोसिएशन रही, वो इन दोनों के साथ रही। कोफका फिर इन दोनों के रिलेशन के बारे में या इन दोनों के साथ के बारे में लिखता है। क्या कहता है वो? वी लाइक्ड ईच अदर पर्सनली, हैड द सेम का। जब आपको अपने मिजाज के बंदे मिल जाते हैं ना, तो फिर आप कैसा फील करते हो, उस वो चीज फील करनी है आपने, इसमें वो समझनी है। जब आपको अपने मिजाज का बंदा, अपनी फील्ड का बंदा और उस सोच का बंदा जो आप सोचते हैं मिल जाता है, तो फिर आप कैसा फील करते हो। वी लाइक्ड ईच अदर पर्सनली, हैड द सेम काइंड ऑफ इंथुसियाज्म। वो कहता है एक ही तरह का हमारा जोश था, जज्बा था, ऐसा साथ थे। द सेम काइंड ऑफ बैकग्राउंड, एक ही तरह के हमारे बैकग्राउंड थे।
एंड सा ईच अदर डेली डिस्कसिंग एवरी अंडर द सन। वो कहता हम मतलब कि हम तीनों जो है एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करते थे ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आई कुड स्टिल फील द थ्रिल ऑफ द एक्सपीरियंस व्हेन इट ड्रॉन्ड अपॉन मी व्हाट द फाइव फिनोमेना रियली मेंट। वो कहता है मैं उस चीज को नहीं भूल सकता, या उस एक्साइटमेंट को, जब मुझे ये समझ आया कि बेसिकली फाइव फिनोमेना का मीनिंग क्या है, या फाइव फिनोमेना बेसिकली है क्या, ठीक है। जैसे मतलब एक बहुत ही काम की चीज जब आपको समझ आ जाती है, ठीक है, तो आप फिर बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हो, आप बड़ा एक्टिव एनर्जी फील करते हो, अपने आप पे प्राउड फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो कि यार अच्छा इसका मतलब ये है, ठीक है। नाउ एटलीस्ट, या फिर इस तरह भी इसका एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आप जब किसी चीज को समझ लेते हो तो फिर आपको आगे उसको इस्तेमाल करने के बहुत से रास्ते जब नजर आ रहे होते हैं ना, यार अच्छा इसको यहाँ 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 भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, इसको इस तरह से किया जा सकता है, फिर बंदा बहुत एक्साइटेड होता है कि यार शुक्र है मुझे समझ आ गया, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मतलब उस तरह की फीलिंग। नाउ एट लास्ट फार्म हैड बिकम अ सब्जेक्ट दैट कुड बी हैंडल्ड। अब वो जो फाइव फिनोमेना चूंकि उनको समझ आ गया था, वो कहता कि अब इसको हैंडल भी किया जा सकता है। इट हैड मेड इट्स फाइनल एंट्री इनटू द सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। ये उसकी मतलब फाइनल एंट्री थी साइकोलॉजी सिस्टम में। बेसिकली वो उसको दाखला मिल गया, ये एंट्री मिल गई उस वक्त, या साइकोलॉजी के अंदर उसको काउंट किया जाने लगा। इन 1912 कोफका एक्सेप्टेड द पोजीशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गीसन 40 माइल्स फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। he remained until 1924 1924 तक वहां पर रहे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ही वर्कड विद ब्रेन डैमेज्ड एंड एफेजिक पेशेंट्स। इन लोगों के साथ इन्होंने काम किया एज अ साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक क्लिनिक के अंदर। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर परसीविंग दैट सर ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फैजिक वर पेशेंट कौन से होते हैं? अफेजिया ये वो होते हैं जो जिनको मेमोरी का इश्यूज होता है ना, ये ब्रेन का इश्यूज होते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स में आता है ये अफेजिक पेशेंट्स होते हैं। ठीक है सर। अच्छा, आफ्टर द वार परसीविंग दैट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वर बिकमिंग अवेयर ऑफ डेवलपमेंट्स इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इन जर्मनी। मतलब वो जो है जो क्या उसको बोलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उनसे अवेयर होना शुरू हुए। कोफका रोट एन आर्टिकल ऑफ फॉर द अमेरिकन जर्नल साइकोलॉजिकल बुलेटिन टाइटल्ड परसेप्शन। इसने ये आर्टिकल लिखा जिसका नाम था ये परसेप्शन एंड इंट्रोडक्शन टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। he presented the basic concepts of gestalt psychology along with the results and implications of the considerable research। उसने different चीजें बताई इसके बारे में। although the article was important as the first comprehensive explanation of the gestalt movement for in the United States, it may have done more harm than good। वो कहते हैं कि इसके आर्टिकल ने अच्छा करने के बजाय बुरा किया, यानी कि नुकसान पहुंचाया। द वर्ड परसेप्शन, अब कैसे नुकसान पहुंचा, ये वाली जो पैराग्राफ मैंने क्यों लिखा है इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। वो कहता है उसके आर्टिकल ने फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाया। द वर्ड परसेप्शन इन द टाइटल क्रिएटेड द लिंगरिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट डेल्ट एक्सक्लूसिवली विद द परसेप्शन एंड द मूवमेंट हैड नो रेलेवेंस फॉर अदर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। अब इशू यहां पर ये पैदा हो गया, वो कहते हैं कि चूंकि ये परसेप्शन की बात की है इन्होंने, तो इट मींस इनका जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, या इनकी जो अप्रोच है वो सिर्फ परसेप्शन को डील करती है, इसके अलावा किसी और फील्ड में काम नहीं है ये उसका, या कोई और फील्ड में रोल ही नहीं प्ले करती। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात हो रही है, क्योंकि परसेप्शन की बात हुई है ना, तो वो कहते हैं सिर्फ परसेप्शन में ही काम आता है। मैक्स वर्दाइमर रोट इन 1925 दैट द बिलीव दैट, फिर जो है मैक्स वर्दाइमर मैदान में उतरे और उन्होंने बताया भाई नहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उसने फिर ये बताया 1925 के अंदर। फिर उसने क्या कहा, दैट वाज ऑब्जेक्टिवली एंड हिस्टोरिकली फॉल्स। उसने बोला ये गलत है। इन रियलिटी, फिर उसने क्या बताया, दलील दी। इन रियलिटी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज मोर ब्रॉडली कंसर्न्ड विद कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कहता है कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ मतलब उसमें अपना रोल प्ले करती है। विद प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग प्रॉब्लम्स में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। लर्निंग में अपना रोल प्ले करता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसके साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, और कॉन्शियस एक्सपीरियंस के कुछ अदर एस्पेक्ट्स को भी ये डील करता है। माइकल वर्दाइमर एक्सप्लेन्ड द इनिशियल गेस्टाल्ट फोकस ऑन परसेप्शन एज फॉलोज। उसने फिर ये वाली बात इसको समझ लें कि ये वाला जो उस वक्त के लोग थे उन्होंने समझा कि सिर्फ परसेप्शन को डील करता है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने बता दिया कि नहीं भाई ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, थिंकिंग को, लर्निंग को, कुछ और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को डील करता है ये सिर्फ परसेप्शन की बात ना करें। फिर जो मैक्स वर्दाइमर का जो बेटा था
माइकल वर्दाइमर, उसने फिर जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जो इनिशियल थी ना काम, जो इनिशियल परसेप्शन को लेके था, उसके बारे में लिखा। वो भी मतलब कि इस हवाले से दलील दे रहा है कि ये सिर्फ परसेप्शन को ही डील नहीं करता, या वो ये बताना चाहेगा हमें यहाँ पर कि परसेप्शन को क्यों मरकज बनाया गया है इसके अंदर। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर परसेप्शन फोकस क्यों है ज्यादा, वो बताएगा। द मेन रीजन व्हाई द अर्ली गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट concentrated their systematic publication on perception was because of the zeitgeist। अब वो कहता है कि ये जो परसेप्शन को फोकस किया गया है, ये क्यों किया गया, ये उस वक्त के जो लोग थे ना, उनकी वजह से किया गया था। उसका इसका मतलब क्या है समझते हैं। वॉन्ट साइकोलॉजी अगेंस्ट विच द गेस्टाल्ट्स रिबेल्ड, जो विलियम वुंट यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट गए थे ना, ये विलियम वुंट के अगेंस्ट गए थे और उन्होंने उसको मतलब कि क्रिटिसाइज किया, डिनाई किया था। had obtained most of its support from studies of sensation and perception। इसके अंदर है उसका जवाब कि उन्होंने परसेप्शन को फोकस क्यों बनाया। कहते उस वक्त की जो साइकोलॉजी थी, यानी कि वुंट की जो साइकोलॉजी थी, उनका काम सेंसेशन और परसेप्शन से रिलेटेड ही था। उनका जो मेजर काम था उसी से रिलेटेड था। ठीक है, ज्यादा काम उस इन दोनों चीजों से रिलेटेड, परसेप्शन से रिलेटेड ही हुआ था। सो फिर इन्होंने क्या सोचा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वालों ने, Gestalt psychologist chose perception as the arena in order to attack wounds in his own stronghold। फिर गेस्टाल्ट वालों ने परसेप्शन को चूज किया कि परसेप्शन को लेकर ही हम इनको गलत साबित करेंगे। ये बेसिकली वजह थी, सिर्फ परसेप्शन को फोकस करने की सिर्फ ये वजह थी कि उस वक्त जो विलियम वुंट का जो काम था वो परसेप्शन के आसपास ज्यादा घूमता था, सेंसेशन के आसपास घूमता था। इसलिए फिर उन्होंने तय किया कि हम परसेप्शन के अंदर ही इसको हराएंगे, यानी कि परसेप्शन को उठाएंगे, परसेप्शन पर फोकस करेंगे, परसेप्शन पर मजीद काम करेंगे और हम इसको डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ पेश करेंगे और इसको परसेप्शन के अंदर ही हम गलत करार दे देंगे। ये रीजन थी कि उन्होंने परसेप्शन को फोकस बनाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर कोई कंफ्यूजन कभी हुआ हो या रहा हो या कहीं से हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली हो तो आज क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि परसेप्शन को फोकस बनाया गया, क्यों बनाया गया है, उसकी वजह क्या थी। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सिर्फ परसेप्शन को फोकस नहीं करती, कुछ और एरियाज को भी डील करती है। ठीक है जी। इन 1921 कोफका पब्लिश द ग्रोथ ऑफ द माइंड, उसने ये बुक पब्लिश की थी 1921 के अंदर। अ बुक अबाउट डेवलपमेंटल चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी इसका काम है। ठीक है जी, याद रखिएगा। दैट बिकेम सक्सेसफुल इन जर्मनी एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों में कामयाब हुई। कोफका टॉट एज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट कर्नल यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, and in 1927 he was appointed professor at Smith College in Northampton, where he remained until his death in 1941 तक वहां पर रहा। In 1935 he published Principles of Gestalt Psychology। 1935 में इसने प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को पब्लिश किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अ डिफिकल्ट बुक दैट डिड नॉट बिकम द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ही हैड इंटेंडेड इट टू बी। ये एक डिफिकल्ट बुक थी, जिस तरह से वो चाह रहा था ना कि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में अपना रोल प्ले करे, उस तरह से इसने अपना रोल प्ले नहीं किया था इस बुक ने। ठीक है जी, ये है आज का हमारा लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।